हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जल्दी ही हमारे RTMNU बीकॉम 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और उसका सबसे पहला पेपर है कंपलसरी इंग्लिश का। तो उसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, टिप्स ट्रिक्स कुछ देख लेते हैं ताकि ये पेपर अच्छा जाए। तो सबसे पहले तो आपको सारे के सारे स्टोरीज़ के और पोएम्स के राइटर्स के नाम आपको याद रख लेने हैं। जैसे कि गिफ्ट्स, ये लेसन लिखा है रल्फ वाल्डो एमर्सन ने। फिर सेकंड है हमारे पास इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, ये लिखा है मैक्स मुलर ने। थर्ड है वाई वी ट्रैवल, ये लिखा है पिको अय्यर ने। फिर द डॉल्स हाउस, ये लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। द ग्लोब ऑफ गोल्ड लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर द बेगर लिखा है एंटन चेकोव ने। द बैलेड ऑफ फादर गिलीगन लिखा है विलियम बटलर यीस्ट ने। फिर गॉड्स ग्रैंडियर लिखा है गेराल्ड मैनले हॉपकिंस ने। फिर द सोल्स प्रेयर लिखा है सरोजनी नायडू ने। ये न्यू सिलेबस, कंपलसरी इंग्लिश का न्यू सिलेबस हमारे इंस्टाग्राम के हाईलाइट सेक्शन पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हमारे बीकॉम सम्राट की इंस्टाग्राम आईडी है @bcom_सम्राट। तो यहाँ पे जाके आप हाईलाइट सेक्शंस में 4th सेमेस्टर वाले आइकॉन पे अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कंपलसरी इंग्लिश का पूरा न्यू सिलेबस मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देख लेते हैं पोएम्स। तो पोएम्स में सबसे पहले हम देखते हैं द सोल्स प्रेयर। इस पोएम में पोएट सरोजनी नायडू जी ने बताया है कि वो जब छोटी थी तो वो किस तरीके से गॉड को प्रे कर रही थी इनोसेंटली, कि उन्हें जानना था कि लाइफ और डेथ के पीछे जो कुछ सीक्रेट है उसका नॉलेज उन्हें गेन करना था। इसीलिए वो गॉड से प्रे कर रही थी कि उन्हें इस बारे में पता चल सके, उन्हें इस सीक्रेट को जानने का अपॉर्चुनिटी मिले। पोएटेस सारे तरीके के पेन को, जॉय को, सब तरीके के जॉय, पेन, सब चीज़ें वो झेलने के लिए तैयार थी और वो चाहती थी कि वो दुनिया के सारे जॉय और मतलब सारे खुशी और सारे तरीके के दुख वो एक्सपीरियंस करे। और सेकंड पार्ट में बता रही हैं वो कि उन्होंने देखा है कि किस तरीके से गॉड ने उनके क्वेश्चन को, यानी जब वो लाइफ और डेथ के सच्चाई को जानना चाहती थी तो उस चीज़ को कैसे गॉड ने आंसर किया है। वो बता रही हैं कि गॉड हमारी सारी क्वेश्चंस को, हमारे सारे प्रेयर्स को एक लो वॉइस में आंसर देते हैं। उनको गॉड ने प्रॉमिस किया है कि वो सारे जॉय, फेम, सभी चीज़ उन्हें एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे और साथ ही लव और पेन भी उनको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जिसके वजह से उनकी सोल यानी उनकी आत्मा क्लीन होगी। और जब ये उनकी सोल प्योरीफाई हो जाएगी उसके बाद वो ये जो सीक्रेट्स है लाइफ और डेथ का, तो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगी, समझ पाएगी। गॉड ने उनके क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया है, उन्होंने बताया कि लाइफ जो है ये गॉड के ही लाइट का प्रिज्म है और डेथ जो है वो उनके ही फेस का शैडो है। इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है लाइफ और डेथ को। तो ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लाइफ, तो आपको याद रखना है प्रिज्म ऑफ गॉड्स लाइट, और व्हाट इज़ डेथ, शैडो ऑफ हिज फेस। तो इस तरीके से सरोजनी नायडू जी इन सीक्रेट को जानना चाहती थी और इन सीक्रेट का उनको अर्थ पता चला है, अंडरस्टैंड कर पाई है वो। इस तरीके से उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। पूरी तरीके से एक रिलीजियस पोएम है ये। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोएम देखते हैं। नेक्स्ट पोएम है गॉड्स ग्रैंडियर। इसमें पोएट ने बताया है कि कैसे गॉड का जो प्रेजेंस है ये इलेक्ट्रिक करंट के समान है, जो कि काफ़ी कम टाइम विजिबल होता है फ्लेम लाइक फ्लैशेस में। जैसे कि जब कोई मेटल फॉयल हम मूव करते हैं लाइट में तो उसका जो स्पार्कलिंग नेचर हमको दिख के आता है, तो उसी प्रकार गॉड का भी प्रेजेंस हमारे जीवन में, हमारे वर्ल्ड में मौजूद है। साथ ही स्पीकर बता रहे हैं कि गॉड का प्रेजेंस एक रिच ऑयल के जैसा भी है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, रिच ऑयल, ये भी एक MCQ आ सकता है। तो ये गॉड का प्रेजेंस होने के बाद भी आज ह्यूमन बीइंग गॉड के डिवाइन अथॉरिटी को क्यों फॉलो नहीं करता है, ये स्पीकर पूछ रहा है। और खुद ही स्पीकर इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बता रहा है
कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन एक ऐसी तरफ जा रहा है, ह्यूमैनिटी के इस ऐसी तरफ जा रहा है कि इंडस्ट्री और इकोनॉमिक परस्यूज के वजह से काफ़ी डैमेज हो चुका है हमारा लैंडस्केप, काफ़ी करप्ट हो चुका है, जिसके वजह से हमारे नेचर में सिर्फ मैन की ही स्मेल बच गई है और गॉड की नहीं। हमने सिर्फ लैंड पे से ही नेचुरल थिंग्स हटाए नहीं हैं, बट हमने साथ ही हमारे जो पैरों के नीचे शूज़ पहनते हैं हम, तो उससे भी एक फ़िज़िकल कनेक्शन जो था हमारा और लैंड के बीच में, यानी हमारा और अर्थ के बीच में जो एक कनेक्शन था, तो वो भी हमारा अब हट चुका है। बट इसके बाद भी स्पीकर बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी हम क्रूअल रह लें, कितना भी क्रूअल हम रह लें अब हमारे अर्थ के साथ, बट हमारा जो नेचर है, यानी हमारा जो प्रकृति है, उसका पावर वैसा ही रहता है। वो अपना पावर कभी भी खोता नहीं है, शक्ति उसकी कम नहीं होती है। और इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, बट लाइफ हमेशा कंटिन्यू रहती ही है अर्थ पे। और जो गॉड है वो हमारे इस वर्ल्ड को वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है जैसे कि एक मदर बर्ड जो होती है, वो अपने एग्स का जिस तरीके से उस पर उसका ख्याल रखती है, उसको एग फूटने तक यानी हैच होने तक उसका जैसा ख्याल रखती है, उस तरीके से गॉड भी हमारे वर्ल्ड का केयर रख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पोएम है हमारे पास द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन। ये एक पोएम है जिसमें छोटी सी स्टोरी डिस्क्राइब की गई है। एक ओल्ड प्रिस्ट है जिनका नाम है पीटर गिलिगन। वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। चर्च के पास जितने भी लोग होते हैं जिन्हें जो कि मौत के करीब आ चुके हैं या फिर जो बहुत ही कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं, ये उनको ट्रीट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसा ही एक दिन वो काफ़ी थके हुए थे, वो दिन रात ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं। तो एक दिन वो काफ़ी थके हुए थे और अपने चेयर पे बैठे हुए थे। उसी वक्त उनको एक पुअर आदमी आके उनको हेल्प के लिए बोलता है कि आपको चलना पड़ेगा एक पेशेंट को देखने के लिए। और उस वक्त वो काफ़ी थके हुए होते हैं, इसलिए वो काफ़ी बुरा फील करते हैं कि उन्हें इस वक्त भी काम के लिए बुलाया गया है। इसलिए वो उस वक्त शाम का वक्त था थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह मौजूद हो चुके थे, तो वो उस हिसाब से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शाम हो चुकी है। और इस वक्त पे उन्हें वापस से बुलाने के लिए उन्हें काफ़ी बुरा लगता है और वो सोचते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे कभी भी रेस्ट करने नहीं मिलता है, मुझे ना ही हैप्पीनेस है, ना ही शांति है, पीस है, और मेरे सारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो मुझे सिर्फ पेशेंट्स का ही ख्याल रखना पड़ता है और वो धीरे धीरे एक एक करके कोई ना कोई मरते ही रहते हैं, तो मुझे वहीं पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ये बोलते ही उन्हें जल्दी ही गिल्ट भी फील होने लगता है, तो वो अपने आप को सॉरी फील करने लगते हैं। वो घुटने पे बैठकर माफ़ी मांगते हैं उसी वक्त गॉड से। और जैसे ही वो घुटने पे बैठ के अपना सर झुका के माफ़ी मांग रहे होते हैं, तो उतने में क्योंकि वो बहुत थके हुए होते हैं तो उन्हें नींद लग जाती है वहीं पे। अब जब वो सोए हुए हैं तभी इंसेक्ट्स डिसअपीयर हो जाते हैं, स्टार्स निकल आते हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है। और धीरे धीरे अब वापस से इंसेक्ट्स जमा होने लगते हैं। सुबह के वक्त बर्ड्स की चिरपिंग आवाज़ आने लगती है और तभी उन्हें नींद खुलती है और उन्हें काफ़ी बुरा फील होता है कि मैं इतना वक्त सो गया। तो वो सोचते हैं कि अब तक तो वो इंसान मर चुका होगा और वो जल्दी ही निकलने की तैयारी करते हैं कि अब मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना है जहाँ पे मुझे मदद के लिए शाम में बुलाया गया था। तो वो वहाँ जाने के लिए निकलते हैं और वहाँ जाने के बाद वो बीमार आदमी की वाइफ उन्हें देख के बोलती है कि मतलब उन्हें देख के शॉक हो जाती है कि ये वापस से क्यों आए हैं। मतलब वो बोलती है कि आपके जाने के 1 घंटे बाद ही जो बीमार आदमी था तो वो उनकी डेथ हो गई है। और पर वो तो शाम में आए ही नहीं थे प्रीस्ट। तो यही मिरेकल इस पोएम में दिखाया गया है कि ये जब सोए हुए थे तब भी कोई मतलब गॉड ने इनके बजाय किसी और को यानी मतलब वो बता रहे हैं कि किसी एंजल ने उनकी हेल्प की है
यहाँ पे आके। और गॉड हमारी सबकी केयर करता है। गॉड हमेशा देख रहा होता है कि किसको हेल्प की ज़रूरत है। उस वक्त वो काफ़ी थके हुए थे, वो उस वक्त काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो नहीं जा पाए, पर उनके बदले गॉड ने किसी एंजल को भेजा जिन्होंने इनकी हेल्प की। और इसीलिए जो बीमार व्यक्ति की वाइफ थी तो उनको लगा कि यही प्रीस्ट आए थे, बट वो तो आए ही नहीं थे असलियत में। इसके बाद अगर हम लेसन्स में देखें तो हमारे पास लेसन में वाई वी ट्रैवल नाम का लेसन है जो कि पीको अय्यर ने लिखा है। इसमें उन्होंने ट्रैवलिंग का महत्व बताया, ट्रैवल करने से कितना कुछ हमारे लाइफ में अच्छा हो सकता है। ट्रैवल करने से हम अपने एक्सपीरियंस से लिबरेट हो सकते हैं, यानी हमने जो अब तक एक्सपीरियंस किया है या हमारे जो अब तक के बर्डन्स हैं, रोज़ हम जो एवरीडे लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। साथ ही हम जैसे ट्रैवल करते हैं तो हम अपने आप से मिलने का एक ज़रिया बन जाता है। जितना हम ट्रैवल करते हैं उतना हम अपने करीब जा रहे होते हैं, हम अपने आप को अच्छे से पहचान पाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जितना हम ट्रैवल करते हैं तो उतना हमारे पर्सपेक्टिव्स भी बदलते हैं। पर्सपेक्टिव्स यानी कि क्या, नज़रिया। हमें क्योंकि हम काफ़ी सारे नए लोगों से मिलते हैं, नए कल्चर को देखते हैं, तो हमारा नज़रिया उस तरीके से बदलते जाता है चीज़ों को देखने का। हम नए नए नज़रिए से एक ही चीज़ को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि जितना हम सोचते हैं उतना ही दुनिया नहीं है। हम और भी कई तरीके से दुनिया को देख सकते हैं। साथ ही हमको दुनिया में क्या रियलिटीज़ हैं वो भी हमें तभी पता चलती है जब हम ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। कितना पुअर्टी है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ लोगों को फेस करनी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें जब हम एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं तभी हमें पता चलती है। और ये भी बताते हैं राइटर कि यहाँ पर ट्रैवलिंग की वजह से कल्चरल एक्सचेंज भी देखने को मिलता है। जैसे कि हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम हमारे कल्चर को यहाँ से ले जा रहे होते हैं, हम हमारे थॉट्स और बिलीव्स को यहाँ से ले जा रहे होते हैं, और जहाँ पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम हमारे कल्चर को उनके कल्चर के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि राइटर हमेशा माइकल जॉर्डन के पोस्टर्स क्योटो को ले जाया करते थे और वहाँ से आते वक्त वहाँ से वो वोवन इकेबाना बास्केट्स लेके आते थे जो कि वहाँ का कल्चर था। साथ ही राइटर ये भी बता रहे हैं कि ट्रैवलिंग की वजह से हमें हमारी लाइफ भी काफ़ी पसंद आने लग जाती है। जो रोज़ की ज़िंदगी मोनोटोनस हो जाती है, वही ऑफिस जाना, वही पढ़ाई करना, वही सारी चीज़ें रोज़ रोज़ करके जो हम बोर हो चुके होते हैं, तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है, उससे भी कुछ नया चेंज मिलता है, तो हमें हमारी लाइफ अच्छी लगने लगती है, हम हमारे लाइफ को प्यार करने लग जाते हैं। इसीलिए पीको अय्यर बता रहे हैं कि ट्रैवलिंग काफ़ी इसेंशियल है ह्यूमन माइंड को एक्टिव रखने के लिए, तो इसलिए हमें ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए। आपके सिलेबस में और एक चैप्टर है गिफ्ट्स, जो कि लिखा है राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने। इसमें राइटर ने गिफ्ट के बारे में बताया गया है कि गिफ्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, गिफ्ट कैसे देना चाहिए और लेते वक्त भी किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। गिफ्ट देना और लेना दोनों ही काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसमें दोनों को एनकरेज किया गया है। बताया गया है कि गिफ्ट देना, कौन सा गिफ्ट देना चाहिए, ये काफ़ी सोचने वाली बात होती है और ये बहुत ही कम लोग अच्छा गिफ्ट देना सोच पाते हैं। तो गिफ्ट के लिए सबसे बेस्ट चॉइस राइटर ने बताई है कि या तो फ्लावर या तो फ्रूट, ये दोनों ही गिफ्ट सबसे बेस्ट है, ऐसा राइटर कहते हैं। और अगर फ्लावर या फ्रूट्स नहीं देना है, अगर कुछ अच्छा देना है, मतलब कुछ हटके देना है हमें, तो राइटर बता रहे हैं कि ऐसा कुछ देना चाहिए जिसके वजह से जो भी गिफ्ट लेने वाला है उसकी नेसेसिटी पूरी हो सके, उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। तो अगर कोई बेयर फुटेड पर्सन है, यानी जिसके पास चप्पल नहीं है पहनने को, तो उसको अगर आप शूज़ या चप्पल देते हो तो उसके लिए वो गिफ्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे ही अगर कोई भूखा इंसान है, उसको आप फूड दे रहे हो, तो उसके लिए वो काफ़ी वैल्यूएबल गिफ्ट हो जाता है। या फिर नेक्स्ट पैरामीटर बताया है राइटर ने गिफ्ट देने के लिए कि ऐसा कुछ गिफ्ट दीजिए जिसके वजह से उसका कैरेक्टर को वो सूट हो सके या फिर उसके हॉबीज़ को वो सूट हो सके।
तो ये भी एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। अगर राइटर के हिसाब से ऐसा बोला गया है, रिंग्स या ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें आप जो सिर्फ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से अच्छी हैं, ऐसे गिफ्ट्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बट वो बिल्कुल भी दिल को नहीं छूने वाले होते हैं। ये जो गिफ्ट्स आप दे रहे हो ये किसी के काम आएंगे और ये काफ़ी याद रखे जाएंगे रिसीवर के द्वारा। साथ ही रिसीव करने वाले के लिए भी बोला गया है इस चैप्टर में कि आपको रिसीव करते वक्त ज़्यादा ओवर जॉय या फिर ओवर एक्साइटमेंट की फीलिंग अपने चेहरे पे नहीं दिखानी है। इससे गिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी गिफ्ट देने वाले से भी। इसीलिए गिफ्ट देने वाले का भी आपको ध्यान में रख के अपने चेहरे पे अति आनंद नहीं दिखाना है, बट आपको ऐसा भी फील नहीं करवाना है अगर आपको पसंद नहीं आया है वो गिफ्ट तो भी आपको उन्हें निराश नहीं करना है, बट आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है तो वो भी आपको अपने चेहरे पे नहीं दिखाना है। एक बैलेंस अप्रोच आपको अपने एक्सप्रेशंस पे रखना है। इसीलिए इस तरीके से इस चैप्टर में आपको गिफ्ट देना और लेना दोनों के महत्व को समझाया गया है। इसके बाद आपके पास एक और चैप्टर है जो कि है द बेगर। इस चैप्टर में एक बेगर दिखाया गया है जो कि एक फेक स्टोरी बना रहा है। यहाँ पे एडवोकेट सरजी नाम से एक इंसान है जिसके पास एक बेगर आता है और वो उसके पास रो रो के बता रहा होता है कि वो पहले एक स्कूल टीचर था बट उसने उसकी पोजीशन खो दी है, उस वजह से अब उसको भीख मांगनी पड़ रही है। उसने एक हाई शू और एक लो शू पहना हुआ था। उस पे से सरजी को याद आता है कि उसने उस बेगर को कहीं तो भी देखा है और उसको तभी याद आता है कि उसने किसी स्ट्रीट पे उसे देखा था। तब वो बताते हैं कि तब सरजी उसे बताते हैं कि क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तो उस पे से वो अपनी बातें घुमाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को वो स्टूडेंट बताने लग जाता है। तो इस चीज़ पे सरजी को डाउट हो जाता है और उस वजह से वो बोलते हैं कि मतलब वो उस बेगर को वार्न करते हैं कि सही सही बताओ वरना पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। तो इस बात से बेगर डर जाता है और वो अपने आप को अपना ट्रुथ एडमिट कर देता है कि वो कोई भी स्कूल टीचर नहीं था, वो एक अच्छे पोजीशन पे था काम पे, बट बिकॉज़ उसकी बहुत ड्रिंक करता था उस वजह से उसकी पोस्ट हट गई, पोस्ट से उसे हटा दिया गया और इसीलिए वो अब झूठ बोल के लोगों से भीख मांगता है। तो इस बात पे सरजी ने उसको बोला कि अगर तुम रेडी हो तो हम तुम्हें काम दे सकते हैं। तो इस बात पे उसे बताया गया कि उसे वुड चॉप करने का काम दिया जाएगा और ये उसे एक्सेप्ट था। तो वो जाता है उसके साथ वुड चॉप करने के लिए उसके घर पे। वहाँ पे उनका जो सरजी का एक सर्वेंट था जिसका नाम था ओल्गा, तो वो इसे बताता है इस बेगर को कहाँ पे वुड चॉप करना है, उसकी लोकेशन बताता है, वहाँ ले जाती है वो एक लड़की थी ओल्गा उसे उस बेगर को एक्स भी देती है, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, जिससे कि वो वुड चॉप करेगा। बाद में सरजी को थोड़ा सा सॉरी भी फील होता है कि गिल्ट फील होता है कि उसने एक ड्रंकन और एक स्पॉइल्ड मैन को एक ऐसा काम दे दिया जो कि उसको ठंडी में करना है क्योंकि वहाँ पे ठंड थी उस वक्त। तो ऐसा काम, इतना भारी भरकम काम उसने ऐसे बंदे को दे दिया, उसके लिए उसे गिल्ट भी फील हो रहा होता है। बट फिर उसे बताया जाता है कि हर महीने की 1 तारीख को वो आके वुड कट कर सकता है और उसके लिए उसे पैसे दिए जाएंगे। तो वो हर महीने 1 तारीख को आके वुड कट करता था, उसके लिए उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। साथ ही वो स्नो शॉवल करना, डस्ट को हटाना, जो भी गद्दे वद्दे हैं उस पे से डस्ट हटाना, ये सारी चीज़ें भी वो कर लेता था जिसके लिए भी उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। उस बेगर का नाम था लशकॉफ। जब सरजी एक हाउस से दूसरे हाउस में मूव हो रहे होते हैं तब भी इसी बेगर ने उनको फर्नीचर वगैरह हटाने में, इधर से उधर ले जाने में मदद की रहती है। अब सरजी उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम्हें राइटिंग आती होगी तो तुम्हें कुछ मेरे फ्रेंड्स काम दे सकते हैं, कुछ कॉपिंग वर्क का जो तुम कर सकते हो। तो वो उस बात के लिए राज़ी हो जाता है। तो इसलिए सरजी इसको एक ऐसे फ्रेंड के पास भेज देते हैं जहाँ पे उसे ऐसा काम मिल सके।
अब उसके बाद फिर वो कभी उस घर पे आता नहीं है। बट 2 साल बाद सर्जी को वापस से वही बेगर यानी कि लश्कॉफ मिलता है एक थिएटर के टिकट विंडो पे। तो वहाँ पे वो लश्कॉफ बताता है उसे कि अब उसे नोटरी की जॉब लग चुकी है, जहाँ पे उसे 35 रूबल्स पर मंथ मिलता है। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। 35 रूबल्स मिलते हैं उसको पर मंथ नोटरी के जॉब। और वो सर्जी को थैंक्स भी बोलता है कि जो भी आपने उसकी मदद की है तो उसके लिए वो थैंक्स बोलता है। साथ ही वो सर्जी को बताता है कि वो उनकी जो सर्वेंट थी यानी कि जो कुक थी ओल्गा, तो उन्हें भी थैंक्स बता दे उनके तरफ से, मतलब बेगर के तरफ से, क्योंकि जब भी वुड कटिंग का काम रहता था इनसे नहीं हो पाता था। तो पहले वो काफ़ी उन्हें बातें सुनाती थी, डांट लगाती थी, गालियाँ देती थी, फिर खुद ही रोती थी और उनकी मदद करती थी वुड कट करने के लिए। तो इसीलिए उनके वजह से आज मतलब ओल्गा की वजह से उनका दिल पिघला और वो एक अच्छे इंसान में परिवर्तित हो सके, इसलिए वो ओल्गा के लिए भी थैंक्स बोलने के लिए भेजता है। तो ये इस कहानी में बताया गया है। एक चैप्टर है आपको द ग्लोब ऑफ गोल्ड। ये एक फ़नी चैप्टर बोल सकते हो आप। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि महादेव और पार्वती जी देवदार पेड़ के नीचे बैठकर एक गेम खेल रहे होते हैं जिसपे स्टेक पे लगा होता है एक ग्लोब ऑफ गोल्ड। और यहाँ पे महादेव जी ये स्टेक नहीं जीत पाते हैं, पार्वती जी इस चीज़ को जीत जाती हैं और इसीलिए वो जो ग्लोब ऑफ गोल्ड है वो पार्वती जी जीत जाती हैं और वो ये ग्लोब ऑफ गोल्ड को हमारे जो अर्थ है मतलब अर्थ पे भेज देती हैं। वो जो ग्लोब ऑफ गोल्ड है यानी जो भी बॉल के जिस समान जो भी है तो वो अर्थ पे भेज देती हैं। और इस बात पे महादेव उनसे पूछते हैं कि आपने वो ग्लोब अर्थ पे क्यों भेजा है। तो उस पे पार्वती जी बताती हैं कि ये कुछ तो भी चमत्कारी चीज़ दिखती है जो कि शायद ह्यूमन लोगों के लिए अच्छी होगी, शायद उनके लिए कुछ काम आ सके। तो उस पे महादेव जी बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी लॉ प्रजापति विष्णु और महादेव ने यानी कि महादेव जी ने खुद ने सेट किए हुए हैं तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं और उसके अपोज में कुछ भी हो नहीं सकता। तो कुछ भी अगर इस तरीके का अगर बॉल यानी कि द ग्लोब ऑफ गोल्ड भी अगर अर्थ पे जाता है तो वो भी किसी भी काम का नहीं है, वो भी किसी भी चीज़ में मतलब ह्यूमन के लिए कुछ ऐसा चमत्कारी नहीं कर सकता है। अब जब ये ग्लोब ऑफ गोल्ड आ गया है यहाँ पे अर्थ पे तो अब महादेव बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए कि हमारे लॉ को ब्रोक करने वाली चीज़ें अगर हो भी जाए अर्थ पे तो कैसा होगा, ये पार्वती जी को दिखाने के लिए ये पूरी स्टोरी होती है। तो यहाँ पे ये जो ग्लोब ऑफ गोल्ड है ये सबसे पहले कहाँ पे किसको मिलता है देखते हैं। तो अर्थ पे काली कांता बाबू नाम का एक पर्सन है जो कि काफ़ी रिच पर्सन है, एक 35 इयर्स का बंदा है वो। उसकी सेकंड मैरिज होने वाली है। उसकी वाइफ का नाम है उसकी वाइफ का नाम काम सुंदरी है जो कि 18 साल की है और वो अभी फ़िलहाल फादर के घर पे रहती है उसके। तो वो जो काली कांता बाबू है यानी कि जो 35 इयर्स ओल्ड बंदा है वो इस काम सुंदरी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तो घाट के पास ही वो अपने गंगा किनारे गंगा घाट पे जब वो अपनी बोट को टाइट फास्टनिंग कर रहा होता है तो उस वक्त पास में ही उसका सर्वेंट खड़ा होता है रामा। वो उसकी सूटकेस लेके खड़ा होता है, ये जो काली कांता है उसकी सूटकेस लेके ये रामा सर्वेंट का नाम है। तो सर्वेंट उसकी सूटकेस लेके खड़ा हुआ होता है और तभी काली कांता बाबू को ये जो गोल्डन बॉल है यानी कि द ग्लोब ऑफ गोल्ड ये उसे दिखती है। तो वो उसे उठा लेता है और उसको ऐसा लगता है कि ये शायद गोल्ड की है, किसी के हाथ से शायद गिर गई होगी। तो किसी को अगर किसी ने पूछा कोई अगर इस बारे में इंक्वायर करता है तो फिर मैं इसको दे दूँगा, बट अगर कोई नहीं पूछता है तो ये मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो इसलिए वो बॉल रख लेता है और उठा लेता है और रामा को देता है कि ये अपने पास रखो अभी के लिए संभाल के, मैं जब मांगूंगा तब मुझे दे देना। और तो वो रामा
उनके हाथ से अपने हाथ में वो बॉल लेते हैं और अपने गारमेंट्स में रख लेते हैं। तो वो बॉल लेने के लिए वो अपनी जो सूटकेस उन्होंने अपने सर पे लिया होता है वो उसे नीचे रखना पड़ता है, और बॉल लेने के बाद वो वापस से वो सूटकेस उठाता नहीं है रामा, वो वैसे ही खड़ा रहता है। अब जो कालीकांता बाबू थे, जो कि बाबू थे, यानी कि ये एक बंगाली वर्जन में चालू है, तो बाबू यानी कि साहब को बाबू वगैरह बोला जाता है उस समय उस जगह। तो ये कालीकांता बाबू उस सूटकेस को उठा लेते हैं अपने सर पे, और अब जो रामा था यानी कि जो सर्वेंट था वो उस बाबू को बोलते हैं, मतलब वो जो साहेब है कालीकांता बाबू, उसको बोलते हैं हे यू रामा, मतलब वो अपने बाबू को ही रामा करके पुकार रहे हैं, और जो बाबू है वो रामा को बोलते हैं हाँ बोलिए सर, इस तरीके से वो मतलब। तो रामा बोलते हैं कि हम अपने फादर इन लॉ के घर पे जा रहे हैं, यानी ससुर जी के घर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि हम इल मैनर्ड लगें। ये कौन बोल रहा है? रामा, जो कि सर्वेंट है, तो वो अपने आप को बाबू समझ रहा है, ठीक है। अब बाबू बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो इस तरीके से मतलब दोनों की रूप अदला बदली हो गए हैं। तो यहाँ पे पार्वती जी देख रही होती हैं सब ऊपर से, तो वो बोलती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये गोल्डन बॉल उठाते ही इन दोनों कैसे एक्सचेंज कैसे हो गए। तो इस पे महादेव आंसर करते हैं कि ये जो बॉल का एक्सचेंज हुआ है, यानी कि जब कालीकांता बाबू को बॉल मिला और उन्होंने रामा को वो बॉल दिया, तो दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो एक्सचेंज हो गई। अब कालीकांता बाबू खुद को रामा समझता है और रामा अपने आप को कालीकांता बाबू समझने लग गया है, और इसीलिए इस तरीके से दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब जब वो लोग फादर इन लॉ के घर पे पहुंचते हैं, तो फादर इन लॉ तो अपार्टमेंट के अंदर होता है, बट वहाँ पे जो गेट कीपर होता है, तो वो गेट कीपर होता है जिसका नाम था रामदिन पानरे। रामा को देख के, यानी कि वो सर्वेंट को देख के बोलता है कि यहाँ पे मत बैठो, हमारे साथ आके बैठो, क्योंकि वो सर्वेंट है ना, तो वो ज़्यादा अंदर क्यों जाएगा। तो इस पे रामा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप को कालीकांता बाबू समझ रहा है, तो वो चिढ़ जाता है। वो बोलता है कि मेरे साथ इस तरीके से बातें मत करो, अपने काम पे ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस वगैरह। तो इस पे गेट कीपर को समझ में नहीं आता है, वो कालीकांता बाबू के हाथ से जो सूटकेस थी, क्योंकि कालीकांता बाबू अपने आप को रामा समझ रहा है, यानी सर्वेंट समझ रहा है, उसने अपने पास सूटकेस रखी हुई थी, तो उसके हाथ से वो सूटकेस ले लेता है गेट कीपर। और उस वक्त कालीकांता बाबू गेट कीपर को बताता है कि हमारे बाबू को इस तरीके से इंसल्ट मत कीजिए, वो गुस्सा हो जाएंगे। तो गेट कीपर काफ़ी सरप्राइज होते हैं। जो सन इन लॉ है, यानी कि जो कालीकांता बाबू है, वो इस पर्सन के साथ इतने रिस्पेक्ट के साथ क्यों बात कर रहे हैं, जो कि एकदम नॉर्मल सा पर्सन दिख रहा है, वो इस तरीके से क्यों उसके लिए इतना रिस्पेक्ट है इनके लिए। तो उनको लगता है कि ये भी कोई बड़े इंसान होंगे, इसीलिए वो जो गेट कीपर है वो रामा को हाथ जोड़ के उनको अंदर आने के लिए बोलता है। अब फादर इन लॉ के घर पे पहुंचने के बाद, फादर इन लॉ के घर पे एक सर्वेंट था जिसका नाम था उद्भव खनसामा। तो वो हुक्का लेके आता है, जो कि रामा उसको स्मोक करना चालू कर देता है। वहीं पे उद्भव कालीकांता को देख के बोलता है कि उन्हें भी एंजॉय करने के लिए बोलता है। तो वो बोलता है कि नहीं, जब सर यहाँ पर है तो उनके सामने मैं कैसे स्मोक कर सकता हूँ उनके सामने। तो इस बात पे उद्भव काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि जो जमाई बाबू है, यानी जो सन इन लॉ है, वो इस पर्सन को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि वो उनके सामने स्मोक भी नहीं कर सकते। ये जाके वो जो हेड थे, उस घर के जो हेड थे, यानी कि जो नील रतन बाबू हैं, उन्हें जाके बताते हैं कि हमारे जो जमाई बाबू आए हैं, यानी कि जो कालीकांता बाबू हैं, वो एक ऐसे पर्सन आए हैं उनके साथ जिनके सामने वो स्मोक भी नहीं कर सकते। ऐसा इतना रिस्पेक्ट है उस पर्सन का। तो ये नील रतन बाबू देखने को आते हैं कि ये इनके साथ ऐसा कौन सा पर्सन आया है।
तो जैसे ही नीलरतन बाबू बाहर आते हैं तो वैसे ही रामा जो है वो झुक के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो नीलरतन बाबू को ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि चाहे कोई भी बंदा हो, बट इनके साथ जो भी स्ट्रेंज पर्सन आया है सन इन लॉ के साथ, बट है अच्छे किस्म का इंसान। तभी एक एल्डरली लेडी आती है, उन्हें उनका हाथ पकड़ के जो उनकी वाइफ होने वाली वाइफ होती है यानी कि कामसुंदरी, वहाँ उनके पास लेके जाती है। अब कालीकांता तो खुद को सर्वेंट यानी कि राम समझ रहा होता है, बट अब उनको कामसुंदरी के सामने लेके चले गए हैं जो कि कालीकांता की होने वाली वाइफ है। तो अब वहाँ पे वो जाके और अजीबोगरीब रिएक्शंस देने लग जाता है। वहाँ पे जाके वो उनको नमस्कार करता है कि मतलब नमस्ते करता है, और कामसुंदरी मतलब कंफ्यूज होती है कि ये मुझे क्यों नमस्ते वमस्ते कर रहा है। तो वो बताता है मैं आपका सर्वेंट हूँ तो मैं आपको नमस्ते ही करूँगा। तो वो बोलती है आप मेरे सर्वेंट कैसे हो गए। वो थोड़ा ना, उसको थोड़ा ना पता है कि ये अपने आप को सर्वेंट समझ रहा है या फिर ऐसा कुछ एक्सचेंज वगैरह हुआ है। तो वो उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ मजाक वजाक कर रहा है। वो बोलती है कि आजकल तुम काफ़ी मजाक करना सीख गए हो, और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और उसको अपने तरफ खींचती है। तो उतने में वो कालीकांता जो अपने आप को राम समझ रहा है यानी सर्वेंट समझ रहा है, तो वो चिल्लाने लग जाता है हेल्प हेल्प, ये मुझे मारना चाहती है। तो जैसे ही वो चिल्लाने लगता है, कामसुंदरी के घर के सारे लोग यानी कि उस कामसुंदरी की मदर, सिस्टर, आंट, ये सारे लोग वहाँ पे गैदर हो जाते हैं। और जैसे ही उसको दिखता है कि हमारे घर के सारे जमा हो गए, तो कामसुंदरी उसके हाथ झट से छोड़ देती है। तो कामसुंदरी को उसकी मम्मी पूछती है कि ये क्या हुआ, क्यों सन इन लॉ यानी कि हमारे जमाई बाबू इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाए, तुमने उसको मारा वगैरह क्या। इस तरीके से उसको पूछा जाने लगता है कामसुंदरी को, और इस चीज़ से, इस क्वेश्चन से वो काफ़ी भयभीत होकर आंसर करने लग जाती है, मैं क्यों उन्हें मारूंगी। इस तरीके से उनका वॉइस भी काफ़ी मतलब रोने वाला वॉइस हो चुका होता है। बट जितने भी लोग जमा होते हैं तो वो बोल रहे होते हैं कि तुमने ही कुछ तो भी किया है, इसलिए वो इतने ज़ोर से चिल्लाए हैं, वरना वो इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाते। इस बात पे कामसुंदरी काफ़ी डर जाती है। वो इनोसेंट सी कामसुंदरी अपने आप को रोते हुए अपने रूम की तरफ चले जाती है, अपने दरवाजे बंद करके अपने आप को वहाँ पे कैद करके बेड पे रो रही होती है। और वही कालीकांता वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि नीलरतन बाबू गेट कीपर और जो उनका नीलरतन बाबू का सर्वेंट है जो कि है उद्भव, तो ये सारे मिलके राम को चप्पलों से मार रहे होते हैं। तो अब और जो राम है वो चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे क्यों मार रहे हो, ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो, आप अपने जमाई बाबू से, सन इन लॉ से इस तरीके से ट्रीट करते हो क्या, इतना मार रहे हो आप लोग कि आपकी बेटी को आप विधवा कर दोगे, ऐसे सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है। और वहीं पे तरंगा नाम की एक मेड सर्वेंट खड़ी हंस रही होती है ये सब देखते हुए। मतलब सन इन लॉ के घर पे भी ये तरंगा काम कर चुकी होती है, तो उसको पता होता है कि कालीकांता बाबू का सर्वेंट है ये रामा। तो इसलिए ये नीलरतन बाबू उसे मार रहे होते हैं कि सन इन लॉ को तुमने ऐसा क्या खिला दिया है जिसके वजह से वो भूल चुके हैं कि वो असलियत में कौन है और वो तुम्हारे लिए इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जब मार रहा होता है उतने में उसके गारमेंट्स में से वो जो गोल्डन बॉल था वो नीचे गिर जाता है, जो कि तरंगा को दिख जाता है। अब वो तरंगा उस बॉल को उठाती है और वहाँ से उठा के वो नीलरतन बाबू को दिखाती है कि देखो ये चोर भी है, इसने ये गोल्डन बॉल किसी से चोरी कर लिया है। अब ये देखते ही नीलरतन बाबू उससे वो बॉल लेते हैं, यानी तरंगा से वो बॉल लेते हैं देखने के लिए कि दिखाओ मुझे, मैं भी देखता हूँ। और जैसे ही ये बॉल वो उससे लेते हैं तो अब इन दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। यानी जो तरंगा यानी कि उनकी जो मेड सर्वेंट थी, अब अपने आप को नीलरतन बाबू समझने लग जाती है, और जो नीलरतन बाबू थे वो अपने आप को तरंगा यानी कि एक वुमेन यानी कि एक मेड सर्वेंट समझने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो बॉल अपने हाथ में लेते हैं तो वो अपने आप को वुमेन समझने लग जाते हैं, इसलिए वो अपने सर पे पल्लू ले लेते हैं। और जो तरंगा थी वो अपने आप को नीलरतन बाबू समझने लग जाती है, इसलिए उसके सर पे जो भी पल्लू था वो हटा देती है, ऐसा ट्रीट करने लग जाती है जैसे वो कोई मेल है। और अब वो
स्लीपर से राम को मारने ही वाली होती है, तो उतने में अब वो अपने आप को नील रतन बाबू समझ के राम को स्लीपर से मारने ही वाली होती है। उतने में उद्भव उन्हें रुकाता है, बोलता है कि तुम अपने आप को क्यों उसमें इन्वॉल्व कर रही हो। तो तरंगा बोलते हैं कि तुम वुमेन किसे बोल रहे हो। तो उद्भव उसे बोलता है कि तुमको। तो इस बात पे तरंगा उस पर भी चिढ़ जाती है और वो उद्भव को भी मारना शुरू कर देती है। उद्भव कौन था? हमारा नील रतन बाबू का सर्वेंट था, तो उसे भी मारना शुरू हो जाती है। बट जो उद्भव है वो वुमेन पे हाथ नहीं उठाता, इसलिए वो जो असलियत में जो नील रतन बाबू है उसके तरफ देख के पूछ रहा होता है कि सर ये देखो ना क्या कर रही है, क्यों मार रही है ये। तो उस बात पे नील रतन बाबू जो अपने आप को तरंगा समझ रहा होता है, तो वो बस एक स्वीटली स्माइल देता है और एक वुमेन के जैसे बोलता है कि वो तुमको मारेंगे ही ना, क्योंकि तुम उनको एंग्री कर रहे हो, तुम उनको गुस्सा दिला रहे हो। इस तरीके से पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो चुकी होती है सब में। उतने में जो हाउस होल्ड काउस का कीपर है, यानी कि जिसका नाम है गोवर्धन घोष, तो गोवर्धन घोष आते हैं वहाँ पे, जो कि तरंगा का हस्बैंड भी है। तो वो तरंगा की इस कंडीशन को और इस तरीके के उसके बिहेवियर को देख के काफ़ी चिढ़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब क्या कर रही हो तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज नहीं है कि कैसे रहना चाहिए। तो इस बात पे क्योंकि तरंगा अपने आप को नील रतन बाबू समझ रही होती है, तो वो उस हिसाब से तरंगा क्या रिएक्ट करती है कि वो उस पर भी चिढ़ जाती है कि तुम अपने मास्टर से इस आवाज़ में बात करोगे। ये बात पे गोवर्धन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मेरी वाइफ मेरे से इस तरीके से कैसे बात कर सकती है ऊंचे आवाज़ में। तो इसलिए गोवर्धन उसके बाल पकड़ के उसको मारते हैं, उन्हें अब्यूज़ करना चालू कर देते हैं। तो नील रतन बाबू जो अपने आप को मतलब तरंगा समझ रहे होते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड नील रतन बाबू के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो अपने मास्टर के साथ कोई कैसे ऐसे कर सकता है। और ये सारी आवाज़ें सुन के उनके जो पड़ोस में राम मुखर्जी और गोविंद चैटर्जी रहते हैं, तो वो भी वहाँ पे आते हैं। अब वहाँ पे नीचे गोल्डन बॉल पड़ा होता है। अब राम मुखर्जी उस गोल्डन बॉल को उठाते हैं और गोविंद चैटर्जी को देते हैं। अब राम मुखर्जी और गोविंद चैटर्जी भी एक दूसरे की पर्सनालिटी एक्सचेंज हो चुकी होती है। अब पार्वती जी इस वक्त तक महादेव को बोलती हैं कि अब ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए जल्दी ही, वरना धरती पे बहुत सत्यानाश हो जाएगा। तब तक राम मुखर्जी जो होते हैं वो गोविंद चैटर्जी के घर पे पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को गोविंद चैटर्जी समझ रहे होते हैं। और वहाँ पे जाके वो गोविंद चैटर्जी की जो ओल्ड वाइफ है, तो उनको वो अपनी वाइफ समझ के, यानी गोविंद चैटर्जी अपनी वाइफ समझ के उनके साथ कुछ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वही राम मुखर्जी गोविंद जी के घर पे जाके उनके जो गोविंद जी की वाइफ है उनके लिए गाना शुरू कर दिए होते हैं। तो महादेव जी बताते हैं, फिर इन सारी चीज़ों को रोकते हैं और जो बोलते हैं कि अब तक जो भी हुआ है वो किसी भी बंदे को याद नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी बताई गई है। ये सिर्फ ग्लोब ऑफ गोल्ड की वजह से, यानी एक बॉल के एक्सचेंज की वजह से इतना सब कुछ होता है। तो यही महादेव जी को बताना था कि कोई भी अगर चमत्कारी चीज़ आ भी जाती है दुनिया में, अर्थ पे, तो वो भी हमारे लॉ के अपोज में अगर जाके कुछ होता है तो सिर्फ कन्फ्यूज़न ही होने वाला है, बाकी इस दुनिया में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा फ़नी वे में दिखाया गया है कि किस तरीके से मतलब एक बॉल की वजह से इतनी सारी तामझाम हो जाते हैं। तो यही था ये चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसमें और 2 चैप्टर्स हैं। एक है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। इसमें इंडिया के बारे में बताया गया है, इंडिया में किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में लोग जब भी मिलते हैं तो कैसे नमस्ते करके मिलते हैं। क्यों यहाँ पे नमस्ते करके मिलते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि हमारे मतलब हर पर्सन में गॉड बसता है, हर बंदे के अंदर, हर पर्सन के अंदर एक भगवान बसता है, इसलिए हम एक दूसरे को नमस्ते करके मिलते हैं। तो यही सब इस बारे में बताया, इंडिया के बारे में पूरी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। और द डॉल्स हाउस नाम का एक चैप्टर है जिसमें आपको क्या बताया है, 3 लड़कियां हैं, कौन कौन है,
इसाबेल, केजिया और लोटी। तो इन तीनों को गिफ्ट में मिला होता है डॉल का हाउस, जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसमें से पेंट की स्मेल आ रही होती है, जिसके वजह से उसे बाहर रख दिया जाता है। बट इन तीनों को उससे कुछ भी मतलब नहीं होता है कि स्मेल आ रही है या नहीं, उन्हें वो डॉल का हाउस काफ़ी पसंद आ गया होता है, इसलिए वो उसमें ज़्यादातर मतलब उसे निहार रही होती है, उसके अंदर क्या क्या है वो देख रही होती है। तो काफ़ी एकदम रियलिस्टिक लुक वाला वो होता है वो डॉल का हाउस, जिसमें काफ़ी सारी आपको डिटेलिंग दी गई है, जो आपको शायद लर्न रखनी चाहिए या आपको पूछा जा सकता है कि किस तरीके से मतलब रूफ़ का कलर क्या था या फिर डोर का कलर क्या था। तो ये आपने पढ़ लेना एक बार, तो ये आपको याद रह जाएगा। और इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है केजिया को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। तो केजिया को सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था लैम्प। डाइनिंग रूम टेबल में जो लैम्प लगा हुआ था वो उसको काफ़ी पसंद आया डॉल हाउस में, और वो उसी की काफ़ी तारीफ़ कर रही होती है। स्कूल में जाने के बाद ये लोग सब एक्साइटेड होते हैं कि ये अपने फ्रेंड्स को बताएंगे इस डॉल हाउस के बारे में। तो यहाँ पे भी इसाबेल जो सबसे बड़ी थी, ये आपको याद रखना है, एल्डेस्ट कौन था, इसाबेल थी, और लॉटी जो थी सबसे छोटी थी। तो इसाबेल डिसाइड करती है कि वो ही सबसे पहले डॉल हाउस के बारे में सबको बताएंगी, और लॉटी और केजिया ये बाद में ज्वाइन कर सकती हैं, पर सबसे पहले यही बताएंगी क्योंकि ये बड़ी हैं, और साथ ही कौन दो लोग सबसे पहले इस घर को देखने के लिए आ सकते हैं, यानी डॉल हाउस को देखने के लिए आ सकते हैं, तो वो भी इसाबेल ही डिसाइड करेंगी। अब वहाँ पे कैलवेज के जो दो लड़कियाँ थी, बेटियाँ थी, तो उनको यहाँ पे मना किया गया था कि वो आके नहीं दे सकती है ये डॉल का हाउस, बिकॉज़ वो एक वॉशर वुमेन की बेटियाँ थी, तो इसलिए वहाँ पे उनको अलाउड नहीं था आना। और ये जो कैलवेज यानी कि जो वॉशर वुमेन की बेटियाँ थी, इनका नाम था लिल और एल्स। तो सबसे पहले जो दो लड़कियां आई ये डॉल हाउस देखने के लिए, उनका नाम क्या था ये भी आपको याद रखना है, एमी कोल और लेना लोगन। ये दोनों सबसे पहले घर देखने के लिए आई थी, तो ये इसका एक MCQ बन सकता है। तो उसे बहुत प्राउडली इन लोगों ने अपना घर दिखाया, मतलब डॉल हाउस दिखाया, जो कि उन्हें गिफ्ट में मिला था। और ऐसा करते करते सारी लड़कियां उनके स्कूल की आके ये घर देख के जा चुकी होती हैं, सिर्फ कैलवीज बचे होते हैं। तो एक दिन जब सारे लोग बिज़ी होते हैं, तो केजिया जो होती है यानी कि जो बीच वाली लड़की होती हैं, वो कैलवीज को देखती हैं कि जा रहे होते हैं घर के सामने से, तो वो इन लोगों को बुलाती हैं कि मतलब कोई घर पे नहीं है तो वो डॉल हाउस देख के जा सकता है। तो वो बस जल्दबाजी में बुलाती है, उतने में मतलब दिखाती हैं अपना घर दिखाई रही होती हैं डॉल हाउस, तो उतने में आंटी बेरिल का वॉइस आ जाता है चिल्लाने का। तो ये जल्दी में बाहर निकल जाती है, भाग जाती है। और जब बाहर आने के बाद इनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होती है, और वो बता रही होती है कि मैंने जो लिटिल लैम्प था वो देख लिया। मतलब जिस चीज़ की केजिया हमेशा बात कर रही होती है, हमेशा जिस चीज़ की तारीफ़ कर रही होती है केजिया, तो वो आखिरकार उसने देख लिया, उस चीज़ की उसको खुशी होती है। यही सब इस चैप्टर में बताया हुआ है। इसमें जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स थे आपके, जिसकी हमने शॉर्ट समरीज़ देख ली हैं। तो अब आपको इस पे ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा समझने में। अब बचा है राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, तो उस पर भी कल दोपहर तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ग्रामर पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए ग्रामर समझ के जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कल तक उस पर भी वीडियो आ जाएगा, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर से देख के जाना, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।